हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल जीके स्टडी कॉर्नर हिंदी। यहाँ पे आपको आपकी क्लास के सभी सब्जेक्ट्स को आसान हिंदी भाषा में समझाया जाता है। तो अभी हम कर रहे थे क्लास 9 का चैप्टर 15। इसके कुछ पार्ट्स पहले भी आ चुके हैं। अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो पहली बार मेरे चैनल पे हैं और उन्हें देखना चाहते हैं तो आप इसकी प्ले लिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं या फिर वीडियोस की लिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। तो हमारा जो चैप्टर है क्लास 9 साइंस का इम्प्रूवमेंट ऑफ फूड रिसोर्सेज, तो अभी तक हम इसमें पढ़ चुके हैं कि किस तरह से हमें अपनी फसलों को उगाना चाहिए, किस तरह से हमें उन्हें संभालना चाहिए, किस तरह से सही किस्म के बीज लेने चाहिए ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उत्पादन मिल सके। तो अभी तक हम जान चुके हैं कि हमारी फसलों को उगाना, उन्हें किस तरीके से उगाया जाएगा, किस तरह से उनको बचा के रखा जाएगा अलग तरह की बीमारियों से और मौसम की मार से, और इसके बाद हम उन्हें किस तरह से स्टोर करेंगे। अब इसके बाद हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है एनिमल हस्बेंड्री। मतलब फसलों का तो हो गया, जो हमारे फूड के मेनली दो रिसोर्सेज हैं, प्लांट्स और एनिमल्स। अब प्लांट्स का तो हमने देख लिया कि किस तरह से उन्हें संभाला जाना चाहिए या अनाज को किस तरह से संभालना है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा सेकेंड पार्ट, दैट इज़ एनिमल हस्बेंड्री। अब एनिमल हस्बेंड्री क्या है, चलिए जानते हैं। एनिमल हस्बेंड्री इज़ द साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ एनिमल लाइव स्टॉक। मतलब एक तरीके से या वैज्ञानिक तरीके से जब हम जानवरों को ध्यान रखते हैं, जानवरों को पालते पोसते हैं, उसे एनिमल हस्बेंड्री कहा जाता है। इट इंक्लूड्स वेरियस एस्पेक्ट्स सच एज फीडिंग, ब्रीडिंग एंड डिजीज़ कंट्रोल। अब इसमें बहुत सी बातें आती हैं, जैसे कि जानवरों को कौन सा खाना दिया जाएगा, ब्रीडिंग, उनकी जो किस्में हैं, मतलब उनकी किस्मों को कैसे बढ़ाया जाए, एंड डिजीज़ कंट्रोल, और उन्हें बीमारियों से कैसे बचाया जाए। एनिमल बेस्ड फार्मिंग इंक्लूड्स कैटल, गोट, शीप, पोल्ट्री एंड फिश फार्मिंग। तो जो एनिमल बेस्ड मतलब एनिमल बेस्ड फार्मिंग मतलब जानवरों की जो एक तरह से हम बोलते हैं जो जानवरों का पालन पोषण है, इसमें आता है जानवर जैसे गाय भैंस हुए, गोट मतलब बकरी, शीप मतलब भेड़, पोल्ट्री मतलब मुर्गी पालन, एंड फिश फार्मिंग मतलब मछली पालन। तो ये सब एनिमल हस्बेंड्री में ही आता है। एज द पॉपुलेशन इंक्रीजेज, एज द लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज, अब जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाती है, जैसे जैसे रहने का ढंग बदलता है, द डिमांड फॉर मिल्क, एग एंड मीट इज़ ऑल्सो गोइंग अप। तो उसी तरह से दूध की डिमांड और एग अंडों की डिमांड और मीट की डिमांड बढ़ती जा रही है। Also, the growing awareness of the need of humane treatment of livestock has brought the new limitation in livestock farming. इसके अलावा जैसे जैसे लोगों में ये ज्ञान बढ़ता जा रहा है कि जानवरों को किस तरह से ट्रीट किया जाना चाहिए, किस तरह से उन्हें संभाल के रखा जाना चाहिए, तो इसकी वजह से जो लाइव स्टॉक फार्मिंग मतलब जो जानवरों की एक तरह से पालन पोषण है, उसमें बहुत बदलाव आ रहे हैं। दस लाइव स्टॉक प्रोडक्शन ऑल्सो नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड। तो इसी की वजह से जो लाइव स्टॉक प्रोडक्शन मीन्स जानवरों से मिलने वाले उत्पाद हैं, उनको भी अच्छे से बढ़ाया जाना चाहिए। कैटल फार्मिंग मतलब जानवरों का पालना पोषण, सिर्फ जानवरों को ही देखना। कैटल हस्बेंड्री इज़ डन फॉर टू पर्पजेज़। मतलब जो हमारे जानवर हैं, हम उनका ध्यान दो कारणों से रखते हैं। मिल्क एंड ड्रॉट लेबर फॉर एग्रीकल्चरल वर्क सच एज टिलिंग। दो तरह से हम जो जानवर हैं उन्हें प्रयोग में लाते हैं, दूध के लिए, और दूसरा उन्हें खेती बाड़ी में हल चलाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। सच एज टिलिंग, इरीगेशन एंड कार्टिंग, मतलब उन्हें एक जगह से दूसरी जगह सामान ढोने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। सिंचाई के साधनों में, मतलब जैसे पुराने ज़माने में हल के साथ बैल जोते जाते थे, टिलिंग या फिर अलग तरह से खुदाई के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इंडियन कैटल बिलोंग टू टू डिफरेंट स्पीशीज़। मतलब जो भारत में जानवर हैं वो दो तरह के माने जाते हैं, बोज एंड इंडिकस। मतलब बोज और इंडिकस दो भागों में बांटा जाता है। काउज, बोज, इंडिकस, काउज एंड बोज, बूबलीज, बफलोज। बोज इंडिकस मतलब बोज इंडिकस का मतलब है जैसे गाय, एंड बोज बूबलीज का मतलब है जैसे भैंस। मिल्क प्रोड्यूसिंग फीमेल्स आर कॉल्ड मिल्च एनिमल्स। अब यही शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि वो जानवर जो कि
दूध देते हैं उन्हें मिल्क एनिमल्स कहा जाता है या डेयरी एनिमल्स कहा जाता है। वाइल द वन विच इज़ यूज्ड इन द फार्म लेबर आर कॉल्ड ड्रॉट एनिमल्स। लेकिन दूसरी तरफ जिन जानवरों को खेतों में काम करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है उन्हें ड्रॉट एनिमल कहा जाता है। मिल्क प्रोडक्शन डिपेंड सम एक्सटेंट ऑन द ड्यूरेशन ऑफ द लैक्टेशन पीरियड। अब जो दूध है उसका जो उत्पादन है ये डिपेंड करता है उस जानवर के दूध देने के समय। लैक्टेशन पीरियड मतलब वो पीरियड जिसमें कि एक जो माँ है वो बच्चे के लिए दूध उसकी बॉडी प्रोड्यूस करती है। तो लैक्टेशन पीरियड का मतलब होता है वो खास समय जिस समय के लिए एक जानवर का जो शरीर है, एक माँ जो जानवर है उसका शरीर जिस समय के लिए जो दूध की प्रोडक्शन करता है उस पीरियड को लैक्टेशन पीरियड कहा जाता है। मीन्स द पीरियड ऑफ मिल्क प्रोडक्शन आफ्टर द बर्थ ऑफ द काफ, मतलब जब बछड़े का जन्म होता है तो उसके बाद जितने समय के लिए जो गाय का या भैंस का शरीर जो है वो दूध प्रोड्यूस करता है तो उस समय को लैक्टेशन पीरियड कहा जाता है। सो मिल्क प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द लैक्टेशन पीरियड। तो मतलब अगर हमें दूध की मात्रा अधिक चाहिए तो उसके लिए लंबा लैक्टेशन पीरियड होना चाहिए। एक्जॉटिक और फॉरेन ब्रीड्स आर सिलेक्टेड फॉर लॉन्ग लैक्टेशन पीरियड्स। मतलब अगर हमें ज़्यादा समय के लिए लैक्टेशन पीरियड चाहिए तो उसके लिए अच्छी तरह की जो किस्में होती हैं जानवरों की, जैसे कि जर्सी या ब्राउन स्विस, इनको सिलेक्ट किया जाता है। वाइल द लोकल ब्रीड्स, लेकिन जो यहाँ की देसी गाय या भैंसें हैं जैसे कि रेड सिंधी और शाहीवाल, तो ये जो यहाँ की लोकल हैं जैसे कि रेड सिंधी हुई या शाहीवाल किस्म की गाय भैंसें हुई, ये एक्सीलेंट रेजिस्टेंस इनको जो है इनको जल्दी से बीमारियां नहीं पकड़ती, मतलब इनकी बीमारियों को सहने की क्षमता अच्छी होती है। सो दीज कैन बी क्रॉस ब्रेड एनिमल्स, दीज टू कैन बी क्रॉस ब्रेड टू गेट द एनिमल्स विद बोथ द डिजायर्ड क्वालिटीज़। मतलब ऐसा किया जा सकता है कि इन दोनों तरह के जो जानवर हैं उन्हें क्रॉस ब्रीड, मतलब उनसे एक अलग किस्म जानवर की पैदा की जाए जिसमें कि ये दोनों गुण हो, मतलब जिसका लैक्टेशन पीरियड भी लंबा हो और दूसरा जिसे बीमारियां सहने की क्षमता भी अधिक हो। अब यहाँ पे है प्रॉपर क्लीनिंग एंड शेल्टर फैसिलिटीज़ फॉर काउज एंड बफलोज आर रिक्वायर्ड फॉर ह्यूमेन फार्मिंग। मतलब अगर हमें अच्छे से जानवरों का पालन पोषण करना है तो उसके लिए उनके जो शेड है, उनके जो रहने की जगह है, उसको अच्छे से साफ़ होना भी बहुत ज़रूरी है। फॉर द हेल्थ ऑफ द एनिमल्स, ताकि जो जानवर है उनकी सेहत अच्छी रहे। एंड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्लीन मिल्क, और इसके अलावा साफ़ सुथरा दूध भी पैदा हो। Animals रिक्वायर रेगुलर ब्रशिंग टू रिमूव डर्ट। जो जानवर हैं उनके शरीर को अच्छे से साफ़ किया जाना चाहिए, ताकि ब्रश से साफ़ किया जाना चाहिए ताकि मिट्टी ना लगे। एंड लूज़ हेयर, और जो उनके झड़ते हुए बाल हैं वो भी ना रहें। दीज शुड बी शेल्टर्ड अंडर वेल वेंटिलेटेड रूफ शेड्स। उन्हें अच्छी सी हवादार शेड के नीचे रखना चाहिए। सो दैट प्रोटेक्ट फ्रॉम रेन हीट एंड कोल्ड, और ऐसा इसलिए किया जाना चाहिए ताकि उन्हें बारिश से, बहुत ज़्यादा गर्मी से और बहुत ज़्यादा ठंड से बचाया जाए। द फ्लोर ऑफ द कैटल शेड नीड्स टू बी स्लोपिंग। जो कैटल शेड मतलब जो जानवरों का बाड़ा है उसका जो शेड है उसका फर्श जो है वो स्लोपिंग मतलब थोड़ा टेढ़ा होना चाहिए या ढलानदार होना चाहिए। सो एज टू स्टे ड्राई एंड टू फैसिलिटेट क्लीनिंग, ताकि वो साफ़ रहे, मतलब जब जैसे वो यूरिन वगैरह पास करे तो वो बहकर निकल जाए और वो साफ़ रहे जगह। द फूड रिक्वायरमेंट्स ऑफ डेयरी एनिमल्स आर ऑफ टू टाइप्स। अब इसके बाद जो ये डेयरी एनिमल्स हैं, जो जानवर हैं, इनकी दो तरह की भोजन की ज़रूरतें होती हैं। नंबर 1, मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट विच इज़ द फूड रिक्वायर्ड टू सपोर्ट द एनिमल टू लिव अ हेल्दी लाइफ। मतलब इस तरह का खाना, उतने खाने की ज़रूरत जो कि उस जानवर को चाहिए अपने जीवन को ज़िंदा रखने के लिए या अपने आप को जीवित रखने के लिए। इसके अलावा मिल्क प्रोड्यूसर रिक्वायरमेंट, अब दूध ज़्यादा मात्रा में पैदा करने के लिए जो उसकी ज़रूरत है, विच इज़ द टाइप ऑफ फूड रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द लैक्टेशन पीरियड। तो ये वो खाना है जो उसे लैक्टेशन पीरियड के टाइम पे चाहिए। एनिमल फीड इंक्लूड्स, अब ये जो
जानवर का खाना है, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? रफेज विच इज़ लार्जली फाइबर, इसमें ज़्यादातर रफेज होता है। रफेज मतलब जो चारा रहता है। विच इज़ लार्जली फाइबर, जो कि अक्सर रेशेदार होता है। कॉन्सनट्रेट्स, अब इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें विच आर लो इन फाइबर एंड कंटेन रिलेटिवली हाई लेवल ऑफ प्रोटीन एंड अदर न्यूट्रिएंट्स। कॉन्सनट्रेट्स का मतलब है ऐसी चीज़ें जिनमें जो रेशा है वो कम रहता है, लेकिन इसमें ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन होता है और अधिक पोषक तत्व होते हैं। कैटल नीड बैलेंस्ड राशंस कंटेनिंग ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन प्रोपोर्शनेट अमाउंट। जो जानवर होते हैं उन्हें सही मात्रा में भोजन चाहिए होता है और ऐसा चाहिए होता है जिससे कि उन्हें सही मात्रा में पोषक तत्व मिल जाएं। बिसाइड सच न्यूट्रिशियस फूड मटेरियल, सर्टेन फीड एडिटिव्स कंटेनिंग माइक्रोन्यूट्रिएंट्स प्रमोट द हेल्थ एंड मिल्क आउटपुट ऑफ डेयरी एनिमल्स। अब इस तरह के पोषक तत्व के अलावा कुछ ऐसी सूक्ष्म चीज़ें भी डाली जाती हैं जिसकी वजह से कि जो दूध की मात्रा या दूध का उत्पादन है वो बढ़ता है। कैटल सफ़र फ्रॉम नंबर ऑफ डिजीज़, जो जानवर हैं इन्हें कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। द डिजीज़ बिसाइड कॉजिंग डेथ रिड्यूस द मिल्क प्रोडक्शन। अगर जो जानवरों की मौत है, जो जानवरों का बीमार होना है, इसकी वजह से या तो उनकी मौत भी हो सकती है और उसकी वजह से जो दूध के उत्पादन की मात्रा है वो कम हो जाती है। अ हेल्दी एनिमल फीड्स रेगुलरली एंड हैज़ अ नॉर्मल पोस्चर। जो एक सही सेहतमंद जानवर होता है वो रोज़ खाना खाता है और एक सही तरीके से रहता है। द पैरासाइट्स ऑफ द कैटल में बी बोथ एक्सटर्नल पैरासाइट्स एंड इंटरनल पैरासाइट्स। जो जानवर पे जानवर के ऊपर जो रहने वाले जीव जंतु हैं वो बाहरी भी हो सकते हैं और अंदरूनी भी। द एक्सटर्नल पैरासाइट्स लिव इन द स्किन। जो बाहर रहने वाले जीव जंतु होते हैं वो अक्सर उसकी चमड़ी पे रहते हैं एंड मेनली कॉज स्किन डिजीजेज, और उनकी वजह से उसे स्किन की बीमारियां या चमड़ी की बीमारियां होती हैं। द इंटरनल पैरासाइट्स लाइक वॉर्म्स अफेक्ट स्टमक। जो अंदर रहने वाले कीड़े होते हैं वो उसके पेट पे असर डालते हैं एंड इंटेस्टाइन्स, वाइल फ्लूक्स डैमेजेस द लिवर। तो कुछ ऐसे कीड़े होते हैं जो उसके पेट में असर करते हैं और उसकी अंतड़ियों पे असर करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो उसके लिवर को ख़राब कर देते हैं। इन्फेक्शियस डिजीज़ आर ऑल्सो कॉज्ड बाय बैक्टीरिया एंड वायरस। इसके अलावा इन्फेक्शन फैलाने वाली जो बीमारियाँ होती हैं वो उन्हें बैक्टीरिया और वायरस से भी होती हैं। वैक्सीनेशंस आर गिवन टू द फार्म एनिमल्स अगेंस्ट मैनी मेजर वायरल एंड बैक्टीरियल डिजीज़। तो जिस तरह से इंसानों को वैक्सीनेशन लगती है इसी तरह से जानवरों को भी बड़ी बड़ी बीमारियों से बचने के लिए वैक्सीनेशन लगाई जाती है। अब हमारे पास है पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री फार्मिंग का मतलब है मुर्गी पालन। मुर्गी पालन में क्या होता है? द पोल्ट्री फार्मिंग इज अंडरटेकिंग टू रेज द डोमेस्टिक फाउल फॉर एग प्रोडक्शन एंड चिकन मीट। पोल्ट्री फार्मिंग में अक्सर हम जो मुर्गियों को पालते हैं ताकि उनसे अंडे, जो उनके पैदा किए अंडे होते हैं वो प्रयोग में लाए जा सके। इसके अलावा मुर्गी का मीट भी बेचा जा सके। Therefore, improved poultry breeds are developed and farmed to produce layers for eggs and broiler for meat. तो इसीलिए जो मुर्गी पालन है वो अच्छी मात्रा में, अधिक मात्रा में किया जाता है ताकि हम बहुत सारे अंडे ले सकें और मीट के लिए ब्रॉयलर लिया जा सके। द क्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम्स बिटवीन इंडियन and foreign breeds for variety improvements are focused to develop the new varieties for the desirable traits। मतलब हम जो भारत की मुर्गियां हैं और जो जो बाहर की मतलब विदेशों की विदेशी मुर्गियां हैं, भारत की मुर्गियां कौन सी, जैसे कि असील हुई, और बाहर की मुर्गियां जैसे कि लेग हॉर्न हुई। तो इन दोनों की क्रॉस ब्रीडिंग की जाती है ताकि हम खास तरह के गुणों वाली मुर्गियां पैदा कर सकें। और वो खास गुण कौन से हैं? नंबर एंड क्वालिटी ऑफ चिक्स, मतलब वो ज़्यादा मात्रा में अंडे दे सकें। इसके अलावा ड्वार्फ ब्रॉयलर पेरेंट फॉर कमर्शियल चिक प्रोडक्शन। इसके अलावा जो पेरेंट है वो छोटा हो, मतलब जो पेरेंट है वो छोटे साइज़ का हो ताकि कमर्शियल चिक प्रोडक्शन, तो जो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वो
अंडे दे सके। समर एडेप्टेशन कैपेसिटी मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी को बर्दाश्त कर सके। एंड टॉलरेंस टू हाई टेम्परेचर, ज़्यादा गर्मी को भी बर्दाश्त कर सके। लो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट मतलब इस तरह की मुर्गियां पैदा की जाएं जो कि जिन्हें की मेंटेनेंस मतलब जिनकी ज़रूरतें कम हो। रिडक्शन इन द साइज़ ऑफ एग लेइंग बर्ड, इसके अलावा जो अंडे देने वाले बर्ड हैं उनका जो साइज़ है वो छोटा हो। विद द एबिलिटी टू यूटिलाइज मोर फाइबरस चीपर डाइट्स फॉर्मुलेटेड यूजिंग द एग्रीकल्चरल बाई प्रोडक्ट्स, और उनमें इस तरह के गुण हो ताकि वो सस्ती डाइट मतलब सस्ती या कम कीमत की डाइट्स को खा सकें, कम कीमत का खाना खा सकें, जिससे कि लागत कम हो लेकिन फ़ायदा ज़्यादा हो। तो इस तरह की गुणों की जो मुर्गियां हैं उन्हें बनाया जा सकता है। अब एग एंड ब्रॉयलर प्रोडक्शन, अब इसमें सबसे पहले क्या आता है, एग और मीट की प्रोडक्शन। ब्रॉयलर चिकन्स आर फेड विद विटामिन रिच सप्लीमेंट फीड फॉर ग्रोथ, गुड ग्रोथ रेट एंड बेटर फीड एफिशिएंसी। जो ब्रॉयलर चिकन होते हैं मतलब वो जो चिकन जिनको मीट के लिए पैदा किया जाता है या मीट के लिए बढ़ाया जाता है, उन्हें विटामिन रिच सप्लीमेंट्री फीड मतलब उन्हें विटामिन से भरपूर खाना दिया जाता है फॉर गुड ग्रोथ रेट, ताकि वो अच्छे से बढ़े, और बेटर फीड एफिशिएंसी और वो बढ़िया तरीके से काम कर पाएँ। केयर इज़ टेकन टू अवॉइड द मोर्टेलिटी एंड टू मेंटेन द फेदरिंग एंड कारकास क्वालिटी। अब जो उनकी अच्छे से ध्यान रखा जाता है ताकि वो अच्छी मात्रा में मीट प्रोड्यूस कर सकें। दे आर प्रोड्यूस्ड एज ब्रॉयलर्स एंड सेंट टू मार्केट फॉर मीट पर्पजेज। उन्हें पैदा ही या उन्हें बड़ा ही इस तरह से किया जाता है कि वो एक तरह से उनमें मीट की मात्रा ज़्यादा हो ताकि उन्हें मीट के लिए मार्केट में भेजा जा सके। फॉर गुड प्रोडक्शन ऑफ पोल्ट्री बर्ड्स गुड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस आर इम्पॉर्टेंट। मतलब जो पोल्ट्री के बर्ड्स हैं, ज़्यादा मात्रा में इनको बढ़ाने के लिए या इनकी अच्छी मात्रा में उत्पादन के लिए हमें अच्छी तरीके से उन्हें संभालना भी आना चाहिए। दीज इंक्लूड मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर, और इसमें क्या क्या आता है, सही तापमान का बनाए रखना, हाइजीनिक कंडीशंस मतलब साफ़ सुथरी चीज़ें बना के रखना, इन हाउसिंग मतलब वहाँ पे साफ़ सुथरी जगह बना के रखना, एंड पोल्ट्री फीड और उनका खाना भी साफ़ सुथरा हो, एज वेल एज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज़ एंड पेस्ट। इसके अलावा जो कीड़े मकोड़े हैं वो भी कंट्रोल में रहें या ना असर कर पाए, और बीमारियों से भी जो बर्ड है वो बचे रहें। So the housing, nutritional and environmental requirements of broilers are somewhat different from those of egg layers। मतलब जो अंडे देने वाली मुर्गियां होती हैं उनके मुकाबले जिन मुर्गियों को मीट के लिए प्रयोग में लाया जाना होता है, उनकी ज़रूरतें, उनकी रहने की, खाने की और न्यूट्रिशन की ज़रूरतें अलग होती हैं। The ration or daily food requirement for broiler is protein rich with adequate fat। तो जो ब्रॉयलर होता है मतलब जिन्हें मीट के लिए प्रयोग में लाया जाना होता है, उनकी जो खाने की ज़रूरतें होती हैं वो अलग होती हैं। उनका खाना जो प्रोटीन, उनके खाने में अधिक मात्रा में प्रोटीन और वसा होती है। द लेवल ऑफ विटामिन ए एंड के इज़ केप्ट हाई इन द पोल्ट्री फीड्स। तो ये जो इस तरह के मुर्गियां होती हैं उनके खाने में विटामिन ए और विटामिन के की मात्रा ज़्यादा रखी जाती है। पोल्ट्री फाउल्स सफ़र फ्रॉम नंबर ऑफ डिजीज़ कॉज्ड बाय वायरस, बैक्टीरिया, फंगी एंड पैरासाइट्स। जो ये हमारे पोल्ट्री के जानवर होते हैं, पोल्ट्री की मुर्गियां होती हैं, इन्हें अलग अलग तरह की बीमारियां भी हो सकती हैं। वो बीमारियां जो कि वायरस से, बैक्टीरिया से या फंगी से या अलग तरह के कीड़े मकोड़ों से होती है। एज वेल एज़ फ्रॉम न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, इसके अलावा उन्हें पोषक तत्वों की कमी भी हो सकती है। दीज नेसेसिटेट द प्रॉपर क्लीनिंग, सैनिटेशन एंड स्प्रेइंग ऑफ डिसइंफेक्टेंट्स एट रेगुलर इंटरवल्स। तो इसलिए यहाँ ये ज़रूरत बढ़ जाती है कि उनकी साफ़ सफाई का, उनके रहने खाने की जगह का अच्छे से ध्यान रखा जाए, और उन्हें समय समय पे
उनके ऊपर जो है कीड़ों को मारने वाले इन डिसइंफेक्टेंट्स का भी स्प्रे किया जाए। अप्रोप्रिएट वैक्सीनेशन कैन प्रिवेंट द अकरेंस ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस एंड रिड्यूस द लॉस ऑफ पोल्ट्री ड्यूरिंग एन आउटब्रेक ऑफ डिजीज़। इसके अलावा सही समय पे सही टीके लगाकर भी जो हमारी मुर्गियां हैं उन्हें अलग तरह की बीमारियों से बचाया जा सकता है। अब इसके बाद हमारे पास आता है फ़िश प्रोडक्शन मतलब मछली पालन। अब मछली पालन में क्या है, फ़िश इज़ ए चीप सोर्स ऑफ एनिमल प्रोटीन फॉर आवर फूड। जो मछली है ये हमारे लिए प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत मानी जाती है। फ़िश प्रोडक्शन इंक्लूड्स द फिन्ड ट्रू फिश as well as shellfish such as prawns and mollusks। मतलब फ़िश प्रोडक्शन में क्या क्या आता है, इसमें मछलियों का उत्पादन भी आता है, फिन्ड ट्रू फिश मतलब जो मछली है उसका उत्पादन भी आता है, उसके अलावा शेल फिश मतलब जो छाल से भरी जो कवर्ड मछलियाँ होती हैं वो भी, जैसे कि प्रॉन्स हुए। देयर आर टू वेज ऑफ ऑब्टेनिंग द फिश। हम जो मछली उत्पादन है वो दो तरीके से कर सकते हैं। वन इज़ फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज, पहला है कुदरती संसाधनों से, विच इज़ कॉल्ड कैप्चर फिशिंग, जिसे कि कैप्चर फिशिंग कहा जाता है मतलब मछली को पकड़ना। द अदर वे इज़ बाय फिश फार्मिंग, और दूसरा तरीका है मछली का उत्पादन करना, विच इज़ कॉल्ड कल्चर फिशरी, जिसे कि कल्चर फिशरी का नाम दिया जाता है। द वाटर सोर्स ऑफ फिश कैन ईदर बी सी वाटर और फ्रेश वाटर। तो जो मछली उत्पादन के लिए जो पानी है वो सी वाटर मतलब समुद्र का पानी भी हो सकता है या फिर ताज़ा पानी, सच एज इन रिवर्स एंड पॉन्ड्स, जैसे कि नदियों में या तालाबों में। फिशिंग दस कैन बी डन बोथ बाय कैप्चर एंड कल्चर ऑफ फिश इन मेरीन एंड फ्रेश वाटर इकोसिस्टम्स। तो मतलब जो मछली उत्पादन है ये हम एक तरह से मछली पकड़ कर भी कर सकते हैं या फिर मछलियों को खास तरह के ताज़े पानी के तालाबों में पालकर भी किया जा सकता है। अब इन्हें हम ध्यान से पढ़ते हैं। मेरीन फिशरीज़ मतलब इन इंडियाज़ मेरीन फिशरी रिसोर्सेज इंक्लूड 7500 किलोमीटर्स ऑफ कोस्ट लाइन। मेरीन फिशरी मतलब समुंदर से मछली पकड़ना। तो अगर हम भारत को देखें तो भारत में 7500 किलोमीटर्स की तट है एंड द डीप सीज, और इसके अलावा गहरे समुद्र भी हैं। बियॉन्ड इट मतलब उसके 7500 किलोमीटर्स का तट है, इसके अलावा गहरे समुंदर है। द पॉपुलर मेरीन फिश वेराइटीज़ इंक्लूड प्रॉम्फे, मकरेल, टूना, सार्डीन्स एंड बॉम्बे डक। तो अक्सर जो समुंदर से मिलने वाली मछलियां हैं उनमें आती है प्रॉम्फे, मकरेल, टूना, सार्डीन्स और बॉम्बे डक। मेरीन फिश आर कॉट बाय यूजिंग मैनी काइंड ऑफ फिशिंग नेट्स फ्रॉम फिशिंग बोट्स। तो जो समुंदर में जो हम मछली पकड़ते हैं वो अलग अलग तरह के मछली के जालों से बड़ी बड़ी बोट्स में बैठकर की जाती है। यील्ड्स आर इंक्रीज्ड बाय लोकेटिंग लार्ज स्कूल्स ऑफ फिश इन ओपन सी यूजिंग सैटेलाइट्स एंड इको साउंडर्स। तो जो मछलियों की मात्रा है वो हम इसलिए हमें सैटेलाइट की सहायता से या फिर जो इको साउंडर्स हैं उनकी सहायता से हम लोग ये पता लगाते हैं कि कहाँ पे ज़्यादा मछलियों की गिनती है, और वहीं जाकर मछली पकड़ने से हमारा जो मछली का उत्पादन है या मछली की मात्रा है वो बढ़ पाती है। सम मेरीन फिश और हाई इकोनॉमिक वैल्यू आर ऑल्सो फार्म्ड इन सी वाटर। इसके अलावा कुछ समुद्री मछलियाँ या फिर जो बहुत अधिक मात्रा में अधिक पैसों पे बिकने वाली जो मछलियाँ हैं उनको भी समुद्री पानी पे पकड़ा जाता है। दीज इंक्लूड फिन्ड फिश, इसमें फिन्स वाली फ़िश होती है जैसे कि मलेट, भेटकी और पर्ल स्पॉट्स। शेलफिश सच एज प्रॉन्स, मसल्स एंड ऑयस्टर्स आर एज वेल एज सीवीड। मतलब इसके अलावा जो ऑयस्टर्स हुए या मसल्स हुए या प्रॉन्स हुए इनको भी एक तरह से समुद्रों से पकड़कर लाया जाता है। ऑयस्टर्स आर ऑल्सो कल्टिवेटेड फॉर पर्ल्स दे मेक। जो ऑयस्टर्स होते हैं इन्हें मोतियों की वजह से मतलब जो सीप होते हैं इन्हें मोतियों की वजह से भी पकड़ा जाता है। एज मेरीन फिश स्टॉक्स गेट फर्दर डिप्लीटेड, जैसे जैसे जो समुद्री मछली है उसका जो मात्रा है वो बढ़ती जाती है, द डिमांड फॉर मोर फिश कैन
ओनली बी मेट बाय सच कल्चर फिशरीज। और इस जो मछली की डिमांड है, मतलब जो मछली के मीट की डिमांड है, उसको पूरा करने के लिए ये ज़रूरत बन जाती है कि हम मछलियों को खुद भी अपने तरीके से पैदा करें। सच एज कल्चर फिशरीज अ प्रैक्टिस कॉल्ड मैरी कल्चर, मतलब जहाँ पे हम खुद नकली तालाब बनाकर उसमें मछलियाँ पालते हैं, उसे मैरी कल्चर कहा जाता है। इनलैंड फिशरीज, इनलैंड फिशरीज़ का मतलब है ऐसी जगह जहाँ पे हम फ्रेश पानी में मछलियों को पैदा करते हैं। फ्रेश वाटर रिसोर्सेज इंक्लूड फ्रेश वाटर रिसोर्सेज इंक्लूड कैनाल, पॉन्ड, रेजरवाइर्स एंड रिवर्स। अब ताज़े पानी के रिसोर्सेज में आते हैं नदियाँ हुई, तालाब हुए, बड़ी बड़ी नदियाँ हुई या नहरें हुई। ब्रैकिश वाटर रिसोर्सेज वेयर सी वाटर एंड फ्रेश वाटर आर मिक्स टुगेदर। इसके अलावा एक और पानी का रिसोर्स ऐसा है जहाँ पे जो समुद्री पानी और ताज़े पानी को मिला के रखा जाता है, सच एज एस्चुअरीज एंड लेगून्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फिश रिजर्वायर्स। मतलब लेगून या एस्चुअरीज जहाँ पे समुद्री पानी ताज़े पानी के साथ मिक्स होकर किसी एक जगह पे स्टोर हो जाता है, वहाँ पे भी मछली पालन अच्छे से किया जाता है। वाइल कैप्चरिंग फिश इज़ ऑल्सो डन इन सच इनलैंड वाटर बॉडीज़, मतलब ये जो जगहों पे जो मछलियाँ पैदा हुई होती हैं उन मछलियों को भी पकड़ा जाता है। द यील्ड इज़ नॉट हाई, परंतु इस केस में जो मछलियों को मिलने की मात्रा है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती। मोस्ट फिश प्रोडक्शन फ्रॉम दीज रिसोर्सेज इज़ थ्रू एक्वाकल्चर। तो अक्सर जो इस जगहों में जो मछली पकड़ी जाती है उसको एक्वाकल्चर कहा जाता है। फिश कल्चर इज़ समटाइम्स डन इन कॉम्बिनेशन विद अ राइस क्रॉप, मतलब जो चावल की फसल है उसके साथ साथ ही फिश कल्चर, मतलब उसके साथ ही मछली उत्पादन भी किया जाता है। सो दैट द फिश आर ग्रोन इन द वाटर इन द पैडी फील्ड। और ऐसा तब किया जाता है क्योंकि जो चावल की फसल है उसे खड़े पानी की ज़रूरत होती है, तो जो खड़ा पानी रहता है उसमें मछलियाँ भी पैदा कर ली जाती हैं। मोर इंटेंसिव फिश फार्मिंग कैन बी डन इन कंपोजिट फिश कल्चर सिस्टम्स। तो अक्सर जो ज़्यादा मात्रा में जो मछली है वो हम फ़िश कल्चर सिस्टम, मतलब नकली तालाब बनाकर उसमें मछली पालकर कर सकते हैं। बोथ लोकल एंड इम्पोर्टेड फिश स्पीशीज़ आर यूज्ड इन सच सिस्टम। तो इस केस में हम जो लोकल मछली है उसको भी इस तरह से उगा सकते हैं, और जो विदेशी मछलियाँ हैं उनको भी, मतलब एक तरह से जो उनके अंडे हैं उन्हें पानी में डाल दिया जाता है और वो जब मछलियाँ बन जाती हैं तो उन्हें पकड़ लिया जाता है, तो उसके बाद उन्हें मार्केट में सेल कर दिया जाता है। तो इस तरह से हम विदेशी मछलियाँ और लोकल मछलियाँ हैं दोनों को ही पैदा करके बेच सकते हैं। इन सच ए सिस्टम, इस तरीके में अ कॉम्बिनेशन ऑफ 5 और 6 फिश स्पीशीज़ इज़ यूज इन अ सिंगल फिश पॉन्ड। तो इस तरीके में अक्सर जो है 5 या 6 तरह की मछलियों को एक ही तालाब में पैदा किया जाता है। दीज स्पीशीज़ आर सिलेक्टेड सो दे डू नॉट compete for food among them having different type of food habits। मतलब इस केस में इस तरह की मछलियों को सिलेक्ट किया जाता है जो कि आपस में एक दूसरे के साथ खाने के लिए कंपटीशन ना करे, मतलब हर तरह की मछली अलग तरह का खाना खाए। एज ए रिज़ल्ट द फूड अवेलेबल इन ऑल पार्ट्स ऑफ द पॉन्ड इज़ यूज्ड। तो इस तरीके से जो तालाब है उसमें जितना भी भोजन मछलियों के लिए रहता है वो सारा भोजन प्रयोग में लाया जाता है। एज कैटलास आर सरफेस फीडर्स, जैसे कि जो कैटलस नाम की मछली है दे आर सरफेस फीडर्स, मतलब वो तल पे पड़ा हुआ खाना खाती हैं। रोहस फीड इन द मिडल जोन ऑफ द पॉन्ड, लेकिन जो रोहस नाम की मछली है वो तालाब के बीच वाले हिस्से का खाना खाती है। मृगल्स एंड कॉमन कार्प्स आर बॉटम फीडर। इसके अलावा मृगल और कॉमन कार्प नाम की जो मछली है वो भी ज़मीन का तल पे पड़ा हुआ खाना खाती है। एंड ग्रास कार्प्स फीड ऑन वीड्स, और जो ग्रास कार्प नाम की मछली है वो उगे हुए पेड़ पौधे खाती है। टुगेदर दीज स्पीशीज़, और ये सब जो मछली की किस्में हैं कैन यूज़
ऑल द फूड इन द पॉन्ड विदाउट कम्पीटिंग विद ईच अदर। और जब ये सभी मछलियों को एक ही टाइम पे तालाब में पैदा किया जाए तो ये सब बिना किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाए तालाब का पूरा खाना खा सकती हैं। दिस इंक्रीजेज द फिश यील्ड फ्रॉम द पॉन्ड। और इसकी वजह से एक तालाब में से जो मछली उत्पादन की मात्रा है उसे बढ़ाया जा सकता है। वन प्रॉब्लम, एक तकलीफ विद सच composite फिश कल्चर इज़ दैट मैनी ऑफ दीज फिश ब्रीड ओनली ड्यूरिंग मानसून। सिर्फ एक ही प्रॉब्लम जो इस तरह की मछलियों में आती है वो ये है कि ये केवल मानसून के समय में ही अंडे देती है। इवन इफ फिश सीड इज कलेक्टेड फ्रॉम द वाइल्ड इट कैन बी मिक्सड विद दैट ऑफ द अदर स्पीशीज एज वेल। अगर हम मछलियों के अंडे कहीं बाहर से या जंगल से भी ले आएँ तो इसे हम बाकी मछलियों के अंडों के साथ अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। सो मेजर प्रॉब्लम इन फिश फार्मिंग इज़ लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ गुड क्वालिटी सीड। तो मछली उत्पादन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो रहती है वो ये है मछली के अंडों का मिलना। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए वेज हैव नाउ बीन वर्कड आउट टू ब्रीड दीज फिश इन द पॉन्ड्स यूजिंग हार्मोनल स्टिमुलेशन। तो इस मुसीबत से निकलने के लिए उन साइंटिस्ट ने ऐसे तरीके खोजे हैं जिससे कि वो जो मछलियां हैं उनमें अलग तरह के हार्मोन जो हैं उन्हें अंडे देने वाले जो हार्मोन हैं उन्हें बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से वो अलग अलग समय पे भी अंडे दे पाती हैं। और इसकी वजह से पूरा साल या लगातार जो मछली के अंडे हैं वो हमें मिलते रहते हैं। अब इसके बाद हमारे पास चैप्टर का लास्ट टॉपिक है बी कीपिंग। बी कीपिंग मतलब मधुमक्खी पालन। हनी इज़ वाइडली यूज्ड एंड देयरफॉर बी कीपिंग फॉर मेकिंग हनी हैज़ बिकम एन एग्रीकल्चरल एंटरप्राइज। अक्सर जो है हमारे देश में शहद बहुत अच्छी मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में प्रयोग में लाया जाता है। तो इसी वजह से जो शहद का उत्पादन है या मधुमक्खी पालन है ये भी एक अच्छी एक्टिविटी बन गई है। सिंस बी कीपिंग नीड्स लो इन्वेस्टमेंट, क्योंकि मधुपालन के लिए बहुत कम मात्रा में लागत आती है, बहुत कम पैसे लगते हैं। फार्मर यूज़ इट एज एन एडिशनल इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी। तो जो किसान है वो इसे एक अलग से या एक एक्स्ट्रा इनकम के लिए प्रयोग में लाते हैं। इन एडिशन टू हनी बी हाइव्स आर अ सोर्स ऑफ वैक्स। तो शहद के अलावा जो ये मधुमक्खियाँ हैं इनसे मोम भी मिलती है विच इज़ यूज्ड इन वेरियस मेडिसिनल प्रेपरेशंस। और जो इनके द्वारा बनाई गई मोम होती है वो अलग अलग दवाइयों में प्रयोग में लाई जाती है। द लोकल वराइटीज़ ऑफ बीज यूज्ड फॉर कमर्शियल हनी प्रोडक्शन आर एपिस सेरेना इंडिका। तो अक्सर जो हमारे लोकल मतलब जो हमारी यहीं की मधुमक्खियाँ जिन्हें कि शहद के उत्पादन के लिए प्रयोग में लाया जाता है उनका नाम है जिसे एपिस सेरेना इंडिका बोला जाता है और जिसे भारतीय मक्खी कहा जाता है। ए डॉर्सेटा एक और है जिसका नाम है ए डॉर्सेटा, द रॉक बी एंड ए फ्लोरेई। एक तो रॉक बी है, ए फ्लोरेई है, ए डॉर्सेटा है, द लिटिल बी छोटी मक्खी है, द इटालियन वैरायटी एन इटालियन बी वैरायटी। इसके अलावा एक इटालियन मक्खी है ए मेलीफेरा जिसे कि ए मेलीफेरा के नाम से जाना जाता है। हैज़ ऑल्सो बिन ब्रॉट, इसे भी भारत में लाया गया है टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ हनी, ताकि भारत में शहद उत्पादन की मात्रा बढ़ पाए। दिस इज़ द वैरायटी कॉमनली यूज फॉर कमर्शियल हनी प्रोडक्शन। तो ये जो वैरायटीज़ हैं इन्हें अक्सर हम इंडस्ट्रियल मतलब बेचने के लिए जो हनी प्रोड्यूस किया जाता है, बेचने के लिए जो शहद प्रोड्यूस किया जाता है उसके लिए प्रयोग में लाते हैं। द इटालियन बीज हैव हाई हनी कलेक्शन कैपेसिटी। जो ये इटालियन मक्खियाँ हैं ये अक्सर ज़्यादा शहद इकट्ठा करती हैं। दे स्टिंग समवन लेस, और परंतु ये डंक भी कम मारती हैं, मतलब ये काटती कम है। दे स्टे इन अ गिवन बी हाइव फॉर अ लॉन्ग पीरियड्स, और ये एक दी गई छत्ते में बहुत लंबे समय तक रहती हैं। एंड ब्रीड वेरी वेल, और बहुत अच्छे से अपने बच्चे पैदा करती हैं। फॉर कमर्शियल हनी प्रोडक्शन बी फार्म्स और एपियरीज आर इस्टेब्लिश्ड। तो बड़ी मात्रा में जो शहद उत्पादन है उसके लिए हम बी फार्म मतलब मधुमक्खी के फार्म बनाते हैं, और एपियरीज, इन्हें एपियरीज भी कहा जाता है। द वैल्यू और द क्वालिटी ऑफ हनी डिपेंड अपॉन द पेस्चुरेज और द फ्लावर्स अवेलेबल टू द बी फॉर नेक्टर
एंड पॉलन कलेक्शन। तो जो हनी है उसकी क्वालिटी डिपेंड करती है मधुमक्खी को किस तरह के फूल मिलते हैं, मतलब जिस तरह के जिस क्वालिटी के फूल उसे मिलेंगे उन फूलों के रस के ऊपर ही जो शहद है उसकी गुणवत्ता डिपेंड करती है। एंड इन एडिशन टू द एडिक्वेट क्वालिटी ऑफ पेस्चरेज द काइंड ऑफ फ्लावर्स अवेलेबल विल डिटरमिन द टेस्ट ऑफ हनी। मतलब जो शहद है उसके गुण कैसे होंगे ये बात डिपेंड करती है, जो शहद किस क्वालिटी का होगा ये डिपेंड करती है कि जो मधुमक्खी है उसे किस तरह के फूल मिलते हैं और उनमें से वो किस तरह का रस लेती है। तो उसी पे जो हमारे शहद है उसकी गुणवत्ता डिपेंड करती है। अब अभी तक आपने ये देखा कि अलग अलग तरह के कौन सी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस है जिससे कि एक किसान है जो या कोई इंसान है वो किस तरह से भोजन के अलग अलग चीज़ों को पैदा करके पैसे कमा सकता है। सो ये चैप्टर इन्हीं चीज़ों के बारे में था। आई होप आपको अच्छे से डिटेल में समझ आया। अगर कहीं भी कोई डाउट हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो आई होप you have enjoyed the chapter. Please do like and subscribe my channel. Thank you.